अब हम आते हैं 1950 और 1960 के दशक में, जहाँ पर व्यवहारवाद ने विषय के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था और राजनीति को राजनीति विज्ञान बनाने के प्रयास में उन्होंने बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे जो हैं वो तथ्यों का कलेक्शन, एकत्रीकरण करना, उनका वर्गीकरण करना, उनके आधार पर अपने रिसर्च को डेवलप करना और परिष्कृत करना, इन सब चीज़ों ने विषय के ऊपर बहुत आधिपत्य जमा लिया था, जिनको हम एम्पिरिकल थ्योरिस्ट्स कहते हैं। एम्पिरिकल थ्योरिस्ट्स वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर बात करते हैं। उनका ये मानना था, ये जो व्यवहारवादी थे, उनका ये मानना था कि जो लोग पॉलिटिकल थ्योरी या फिलॉसफी की बात करते हैं वो लोग वेस्ट ऑफ टाइम है, उनका समय की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ इंसान के दिमाग में हैं मौजूद और वो वास्तविकता में नहीं दिखाई देती। तो हमेशा से गैप रहा है कि आप जो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं वो और जो हैं, उन दोनों के बीच में एक गैप है। तो रियलिटी अलग चीज़ होती है और आदर्श स्थिति अलग चीज़ होती है। तो व्यवहारवादी जो थे उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ रियलिटी पर फोकस करो, जो है उस पर बात करो, आप क्या हैं, क्या करते हैं, इन पर ही बात करो, आप कैसे हैं, कैसे रहते हैं, किस प्रकार के राजनीतिक व्यवहार है आपका, ये सारी चीज़ें बात करें। तो वो लोग जो थे जो सिर्फ रियलिटी पर फोकस कर रहे थे उनको एम्पिरिकल थ्योरिस्ट्स कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को जुटाया और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिला कि पॉलिटिकल साइंस विषय के पास बहुत सारे तथ्य एकत्रित हुए, इससे संबंधित बहुत सारा रिसर्च एकत्रित हुआ। तो 1950 1960 के दशक में हमारे पास एक बहुत बड़ा तथ्यों का भंडार सामने आ गया था। So during the decade of 1950s and 1960s, the empirical theorists in the scientific garb of behavioralism had dominated the discipline of political science. But still the defenders of classical political philosophy were many. मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये तमाम लोग डोमिनेट कर गए थे राजनीति विज्ञान में, और वो कह रहे थे कि सिर्फ यही राजनीति विज्ञान है जब तथ्यों पर ही बात की जाएगी, बाकी चीज़ें राजनीति विज्ञान के अंदर नहीं आएंगी। तो भी कुछ लोग ऐसे थे जो क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, जो राजनीतिक दर्शन था, जो हमारा प्राचीन राजनीतिक दर्शन है, उसको पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, उनको समझने के लिए वो लोग, कुछ लोग थे जो उनके पक्ष में बात कर रहे थे। लेकिन तो they may not be very large in numbers, but they belong to different countries and exercise a great deal of influence over a large number of their students and admirers. A few of them include Michael Oakeshott, Hannah Arendt, Bertrand Juvenel, Leo Strauss, Christian Bay and Eric Voegelin. तो ये जो नाम मैंने पुकारे हैं ये वो लोग थे जो लोग ये कहना चाह रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स जो भी हैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ तथ्यों का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है कि वो राजनीतिक दर्शन का अध्ययन भी करें और उन मानवीय मूल्यों को समझने का प्रयास करें जो राजनीति के अंदर हजारों साल से हमारे फिलोसोफर्स ने उसके अंदर प्रस्तुत किया है, क्योंकि वो मानवीय मूल्य हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं हम लोग इस पॉइंट में कि वे बहुत ज़्यादा तो संख्या में नहीं थे, लेकिन वो अलग अलग देशों से संबंधित थे और उन्होंने जो है एक बहुत ज़्यादा प्रभाव अपने बच्चों, विद्यार्थियों पर और उनके जो प्रशंसक थे उनके ऊपर छोड़ा था। और कुछ नाम उसमें से जो मैंने लिए हैं, जैसे माइकल ओकशॉट, हाना अरेंट, बर्ट्रैंड जुवेनल, लियो स्ट्रॉस, क्रिश्चियन बे एंड एरिक वोगेलिन के नाम आते हैं, जो लोग इनको डिफेंडर्स ऑफ क्लासिकल फिलोसफी के रूप से जाना जाता है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं जिनको हम अपने राजनीति विज्ञान में क्लासिक्स के तौर पर जाना जाता है। जैसे प्लेटो की किताबें हैं, रिपब्लिक है, लॉज है, अरस्तु की एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, ऑगस्टाइन की सिटी ऑफ गॉड है, एक्विनास की ट्रीटाइज ऑन लॉ सम्मा थियोलॉजिका के अंदर लिखी गई है, मैकियावेली की प्रिंस है, डिस्कोर्सेस है, हॉब्स की लेवियाथन है, लॉक की सेकेंड ट्रीटाइज है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हीगल का फिलॉसफी ऑफ राइट है, मार्क्स का फिलोसोफिक इकोनॉमिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स और दूसरी किताब जर्मन आइडियोलॉजी है,
ये कुछ किताबें यहाँ पर हमने क्लासिक्स के रूप में प्रस्तुत की हैं, जिनको पूरी दुनिया में पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और भी हैं किताबें, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। और ये जो किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ यही किताबें लिखी हैं, जिन थिंकर के नाम लिखे हैं उनके आगे जो किताब लिखी है वो इनमें जो लिखी हुई है ये क्लासिक के रूप में स्वीकार की जाती है। बाकी इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिख रखी हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो ये लिस्ट कोई ऐसी नहीं है कि ये कंप्लीट लिस्ट है, इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है कि किनको हम प्राचीन साहित्य के रूप में, राजनीतिक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं। Philosophers' interpretations of reality give us a perspective that is self-consciously critical about the basic assumptions of reality and did not accept the legends and traditions of a society as expressions of truth beyond debate। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दर्शन शास्त्री हैं हमारे पास, और उन्होंने जो अपने समय की वास्तविकता देखी और उसका जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, अब जो उसका अर्थ निकाला, जो समझा उन्होंने, उनको वो हमको एक दृष्टिकोण, अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और वो जो दृष्टिकोण होता है उनका, वो आप ध्यान दीजिएगा कि सेल्फ कॉन्शियसली क्रिटिकल हैं। वो लोग कॉन्शियस हैं, चैतन्य लोग हैं, और वो स्वयं से चैतन्य हैं, स्वयं से जागरूक हैं और क्रिटिकल हैं और आलोचक हैं अबाउट द बेसिक एजम्पशंस ऑफ रियलिटी। उन चीज़ों के बारे में, वास्तविकता का जो बेसिक बातें हैं जिसको आम आदमी स्वीकार करता है, फिलोसोफर्स उसको एज इट इज़ स्वीकार नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही स्वीकार नहीं करते हैं, स्वतः सिद्ध नहीं मानते हैं वो लोग फिलोसोफर्स। इसलिए वो क्या करते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसली, स्व चैतन्य है, वो चैतन्य लोग हैं और जागरूक होकर उन चीज़ों के बारे में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। और उनका फिलोसोफर्स के साथ आप पाएंगे, जो भी आप पढ़ेंगे राजनीतिक दर्शन को, उन्होंने कभी भी समाज में जो मौजूद परंपराएं होती हैं या मिथक होते हैं, हमारे पास हर समाज में होते हैं, उसको फिलोसोफर्स कभी भी ऐसे नहीं स्वीकार करते हैं कि ये कोई मिथक या जो परंपराएं हैं इनको, इनके ऊपर डिबेट नहीं किया जा सकता, उसको सत्य नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते कि ये ट्रुथ है और इस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता। नहीं, वो लोग उस हर प्रकार की परंपरा और हर प्रकार के जो मिथक हैं उन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं फिलोसोफर्स, और फिर उनको स्वीकार नहीं करते और वो एक तार्किक उत्तर उसका तैयार करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम लोगों को पढ़कर एक नए दृष्टिकोण की प्राप्ति होती है, हम उसको जान पाते हैं कि ये क्या है। तो आपको ये पता चलता है कि फिलोसोफर्स कभी भी समाज में मौजूद मिथकों को और परंपराओं को स्वतः सिद्ध स्वीकार नहीं करते उनको, और वो ये भी नहीं मानते कि ऐसा कोई ये सत्य है कि जिसके ऊपर डिबेट नहीं किया जा सके। वो जानते हैं कि इसको तर्क किया जा सकता है इन चीज़ों को, और जो तार्किक रूप से जो सही है उसको स्वीकार करना चाहिए, वही हमको आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये पढ़ते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी इज़ अ ट्रेजर ऑफ लर्निंग मल्टी पर्सपेक्टिव्स ऑफ रियलिटी एज प्रेजेंटेड इन द डायलॉग और कन्वर्सेशन ऑफ मैनकाइंड। अब जब हम राजनीतिक दर्शन का इतिहास पढ़ते हैं और जब वो अध्ययन करते हैं, तो हमको वो क्या है, खजाना है हमारे पास, हम उसमें से लर्न करते हैं। हम लर्न करते हैं कि वास्तविकता के बहुत दृष्टिकोण हो सकते हैं, मल्टी पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं किसी भी वास्तविकता। कोई राजनीतिक घटना है, कोई राजनीतिक तथ्य है, उसको देखने का एक एंगल हो सकता है, एक दृष्टिकोण हो सकता है, उसके अलावा और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो हमारा काम है कि हम एक से ज़्यादा हर दृष्टिकोण से उस राजनीतिक घटनाक्रम को समझने का प्रयास करें। और जब हम राजनीतिक दर्शन को पढ़ते हैं तो हम एक उस इतिहास के उस जीनियस दिमाग से, जीनियस मस्तिष्क से हम डायलॉग कर रहे होते हैं, हम वार्तालाप कर रहे होते हैं, और वो जो वार्तालाप हम कर रहे होते हैं उससे हमको लर्निंग होती है। हम ये सीखते हैं कि वो उनके टाइम में आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले किस प्रकार की रियलिटी थी, और उस समय के जो जीनियस फिलोसोफर्स थे वो किस तरीके से उन चीज़ों को सोचते थे। तो आज हम जब उनको पढ़ते हैं तो हम उनसे एक डायलॉग कर रहे होते हैं, और उनका जो डायलॉग है, चूँकि वो कालजयी है, उनका डायलॉग मतलब वो आज भी रेलेवेंट है। प्लेटो और अरस्तु ने जो लिखा वो आज भी हमारे लिए सार्थक है, इसलिए वो कालजयी है। 2500 साल बाद भी हमको लग रहा है कि उन्होंने तो बिल्कुल सही लिखा था,
तो हम उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, और इसको कहा जाता है कन्वर्सेशन ऑफ मैनकाइंड। ये मानव जाति का जो है आपस में बातचीत है, जिससे हम डायलॉग से लर्न करते हैं, हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से ये फिलॉसफी जो है हमको आगे लेकर जाएगी, हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग दृष्टिकोण देती है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि फिलॉसफी और फिलोसोफिया एज प्लेटो कंसेप्ट, प्लेटो के टाइम में जो ग्रीक में था उसको फिलोसोफिया बोलते हैं, आज हम लोग फिलॉसफी बोल रहे हैं। फिलोसोफिया इज़ द लव, लव यानी फीलिया, फीलिया जो है ग्रीक वर्ड है, उसका अर्थ होता है अंग्रेजी में लव। फीलिया ऑफ विजडम यानी सोफिया, सोफिया जो होती है उसका अर्थ होता है विजडम, ठीक है, ज्ञान का प्यार है। प्लेटो ने फिलॉसफी को बोला ज्ञान के प्रति प्यार आपका, वही फिलॉसफी होता है। तो हम जब फिलॉसफी पढ़ते हैं तो हम ज्ञानशील होते हैं। इट इज़ नॉट द पोजीशन ऑफ विजडम, इसका यह अर्थ नहीं होता है कि आप जो है उसके जो है आधिपत्य जमा सकते हैं आप फिलॉसफी पढ़ के ज्ञान पे, नहीं, आपका ज्ञान का प्यार है। आप एक फिलॉसफी, दो फिलॉसफी, आप दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि आप बहुत फिलॉसफी पढ़ लेंगे तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ नॉट द पोजीशन ऑफ विजडम, ये है फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम। आप ज्ञान को प्यार करते हैं इसलिए आप फिलॉसफी पढ़ते हैं। एंड इट इन्वॉल्व द होल पर्सन इंक्लूडिंग द पैशनेट साइड ऑफ मैन। और इसका अर्थ ये है कि जैसे प्यार में किसी इंसान का एक साइड होता है, पैशनेट साइड होता है, वो प्यार में वो अपना पैशनेट साइड निकालता है, वो दीवानापन होता है उसके अंदर, और वो दीवानगी जो होती है फिलोसोफर्स के अंदर भी होती है, वो दीवानगी ज्ञान के प्रति होती है, वो किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होती है। तो इसीलिए उसने बोला कि इट इन्वॉल्व द होल पर्सन, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरे के पूरे व्यक्तित्व के साथ आपको उस ज्ञान में घुसना पड़ता है, तब जाकर आप फिलॉसफी को समझ सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ने के लिए जब हम अरस्तु को पढ़ेंगे या हॉब्स को पढ़ेंगे तो ये लोग अपना पूरा होल पर्सन, सब कुछ संपूर्ण तरीके से तन मन धन से इन्होंने जो है उस ज्ञान के प्रति अपने आप को समर्पित किया और उस चीज़ को समझा। और आज जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ, ज्ञान के प्रति जो उनका समर्पण था उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और उसी के कारण हम जीवन को आगे, इस दुनिया को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। तो इसलिए बोला कि इट इन्वॉल्व द होल पर्सन। जैसे प्रेम में इंसान पागल होता है, दीवाना होता है, वैसे ये लोग ज्ञान में दीवाने और पागल होते हैं, और वो पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं, और वो उन प्रॉब्लम्स का और उन इश्यूज़ का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे समाज जो है वो ग्रसित होता है। फिलॉसफी ब्रॉडेन्स आवर पर्सपेक्टिव एंड डीपेन आवर अवेयरनेस। तो जब हम राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करते हैं तो उससे हमारा जो दृष्टिकोण है वो और विस्तृत होता है, और हमारी जो चेतना है वो और गहराई में उतरती है, और हम उन चीज़ों को समझते हैं। बहुत डीप थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो हम डीप थिंकिंग तभी कर सकते हैं जब हम फिलॉसफी को पढ़ेंगे, उनके चीज़ों को समझेंगे, उनके द्वारा दिए गए फैक्ट्स को समझेंगे। ये लोग बहुत जीनियस लोग हैं, वेरी इंटेलिजेंट लोग हैं जिनके नाम यहाँ पर लिए जाते हैं, और वो लोग, ऐसा नहीं था कि उन फैक्ट्स के आधार पर आप किसी और कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते। वो कंक्लूजन उनका ही उनके पास है, वो दृष्टिकोण है, और वो उन चीज़ों को रूल आउट करते हैं, हटाते रहते हैं, और फिर वो अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और उनके पाए गए कंक्लूजन से, उनके द्वारा बताए गए रास्ते से दुनिया जो है वो आगे बढ़ती है। जैसे हम सब पढ़ते हैं कि लोकतंत्र है, तो आपका लोकतंत्र यूं ही नहीं आया, वो इन फिलॉसफीज़ में निकल कर आया है कि कैसे पावर को हम एक जगह से निकालकर राजतंत्र में राजा जी के पास से केंद्रित था राजतंत्र के अंदर, तो वहाँ से निकालकर पावर को कैसे लोगों के बीच में डाला जाए। तो ये फिलॉसफी से निकला हुआ तंत्र है जिसके अंतर्गत आज आप अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो वो कैसे गया, ये फिलोसोफर्स की देन है। उन्होंने सोचा, उन्होंने कंटेम्पलेट किया, डीप थिंकिंग करी, और उन्होंने सोचा कि कैसे हम राजतंत्र के विभिन्न दुर्गुणों से छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरीके से आप सीखेंगे कि कैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों को अलग किया गया। तो ये भी एक फिलॉसफी से निकलता हुआ तत्व है जो हमको सिखाता है कि जब तक हम पावर के इन तीनों सेंटर्स को अलग नहीं करेंगे तब तक हम एक बेहतर जीवन नहीं गुजार सकते। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे ये चीज़ें फिलॉसफी से फ्लो कर रही हैं। इन्हीं फिलॉसफी को
को 1950-60 के दशक में व्यवहारवादियों ने लगभग हाशिए पे ढकेल दिया था और कहा था कि नहीं, ये सब्जेक्ट मैटर नहीं बनेंगे। लेकिन जो इनके डिफेंडर्स थे, जो इनको चाहते थे कि नहीं, फिलॉसफी के बिना सब्जेक्ट का जो है वो अस्तित्व नहीं होगा, तो उन लोगों को, डिफेंडर्स को ट्रेडिशनलिस्ट्स के नाम से जाना जाता है, परंपरावादी के नाम से। और उनमें मैंने आपके थिंकर हैं माइकल ओकशॉर्ट, जिनका जो है हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे।